नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर्स में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा। ये सब रिसोर्सेज किस लिए हैं? ये ह्यूमन बींग्स के कंजप्शन के लिए हैं। ये सभी रिसोर्सेज तभी हमारे लिए यूजफुल हैं जब ह्यूमन बींग इनका यूज करे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल आर आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। किसी भी देश का सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं उसके लोग। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तभी सिग्निफिकेंट हैं, तभी किसी योग्य हैं जब ह्यूमन बींग्स के लिए वो यूजफुल हों। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। दोस्तों, हमने पढ़ा था रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन है। रिसोर्स जब ह्यूमन बींग्स के यूज करने लायक हो कोई भी चीज़ तो वो रिसोर्सेज है। ठीक है, नेचुरली कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो किसी यूज की ना हो, बट ह्यूमन बींग्स अपनी एबिलिटीज से उनको यूजफुल बनाए तो तभी वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपनी एबिलिटीज से रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirement. अगर ह्यूमन बींग्स हेल्दी हो, शरीर से समर्थ हो, एजुकेटेड हो और मोटिवेटेड हो, मीन्स उसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, तभी वो रिसोर्सेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकता है। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. बाकी रिसोर्सेज की तरह ही ह्यूमन रिसोर्सेज भी पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। एज, सेक्स और एजुकेशन लेवल में ह्यूमन बींग्स डिफर करते हैं। ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स एक ही एज के नहीं हैं, एक ही जेंडर के नहीं हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। एजुकेशन लेवल भी सबका डिफरेंट है और देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो चेंजिंग। अब ह्यूमन पॉपुलेशन भी कोई स्टेबल नहीं है, पॉपुलेशन भी चेंज होती है और हर देश में पॉपुलेशन समान नहीं है, हर स्टेट में पॉपुलेशन समान नहीं है, तो पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब टोटल वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। The way in which people are spread across the Earth's surface is known as the pattern of population distribution. जिस तरह से लोग अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा जनसंख्या है वो 30% लैंड सरफेस पर ही रह रही है। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. Distribution भी बहुत uneven है। क्यों है uneven? क्योंकि जो हायर लैटिट्यूड के जो रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट है हमारा, ट्रॉपिकल डेजर्ट में लोग नहीं रहते हैं, कम रहते हैं। जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और जो फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि पॉपुलेशन वहीं होगी वहाँ पे जहाँ उसे रहने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो जैसे यूरोप में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा है, साउथ एशिया में ज़्यादा है, इंडिया हमारा साउथ एशिया में आता है। ठीक है, यूरोप में ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मीन्स यूएसए का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो कनाडा से बाउंड्री लगती है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और जो पार्ट आपका ग्रेट लेक्स के अराउंड का, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उसके अराउंड का जो रीजन है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेक्स की वजह से वाटर अवेलेबल है, पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में कम लोग रहते हैं। इसका एक स्पष्ट रीजन ये भी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, ओशियंस है। Almost 3/4 of the world people live in 2 continents, एशिया एंड अफ्रीका।
इन दो कॉन्टिनेंट में, एशिया और अफ्रीका में 2/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है। देखो एशिया में दो बड़े देश हैं, भारत और चाइना। यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लगभग एशिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्हीं दो स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 60% लोग इन 10 कंट्रीज में रहते हैं। 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये 10 कंट्रीज हैं। चाइना, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे इंडिया। थर्ड नंबर पे आता है यूएसए। लेकिन आप देखेंगे यूएसए जो थर्ड नंबर पे आता है और इंडिया जो सेकंड नंबर पे आता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पॉपुलेशन का। ठीक है, अब यूएसए के बाद फर्दर आते हैं इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। इन सब कुल मिला के इन 10 देशों में टोटल पॉपुलेशन का 60% रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? एक पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज 382 पर्सन्स रहते हैं। ओवरऑल बात करते हैं, जब हम भारत के एक एवरेज लेते हैं, टोटल एरिया को, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो 382 आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही हर पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स है। कुछ जगह पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। ये एवरेज रिजल्ट है। ठीक है, साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब डिफरेंट फैक्टर्स की बात करते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। ज्योग्राफिकल फैक्टर जो एक किसी भी जगह की पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। अब उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है? क्योंकि लोग ज़्यादातर प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। माउंटेन्स और प्लेट्यू रीजन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि जो प्लेन्स का रीजन है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल है, कोई भी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाई जा सकती है और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए भी सूटेबल है। जैसे गंगा यमुना प्लेन्स है, इंडस वैली का प्लेन्स है या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आइडियल कंडीशन मिलती हैं एग्रीकल्चर के लिए। और हम जैसे हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि हमारी जो भी प्राचीन काल में सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो रिवर वैलीज में ही डेवलप हुई थी, क्योंकि रिवर वैलीज के अराउंड सूटेबल कंडीशन मिलती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। अब माउंटेन रीजन है, जैसे एंडीज माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन है, हिमालयाज माउंटेन है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है ये रीजन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। उस जगह का क्लाइमेट कैसा है? हम वेदर की बात नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट मीन्स एवरेज वेदर कंडीशंस। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, ऐसे क्लाइमेट्स में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। थार डेजर्ट है हिंदुस्तान का, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर कम है। पोलर रीजन्स हैं, रशिया का पोलर रीजन है, जैसे कनाडा है, कनाडा और अंटार्कटिका है। आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन साउथ पोल में, आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल में। जो ये पोलर रीजन है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो यहाँ पे हैबिटेशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं हो पाता है। आपने पढ़ा होता पहले, टुंड्रा के बारे में पढ़ा था, इस रीजन में टुंड्रा टाइप वेजिटेशन होती है, तो ह्यूमन बींग्स का सेटलमेंट बहुत कम है यहाँ पे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल। अगर सॉइल की फर्टिलिटी जहाँ पर अच्छी है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा और ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का, रिवर्स का जो रीजन्स हैं, प्लेन्स हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र के, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चाइना में जैसे हुआंगहो रिवर है या चैंगजियांग रिवर है या नाइल रिवर है इजिप्ट में नाइल रिवर, तो यहाँ पे ही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इजिप्ट में नाइल रिवर की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर। जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, फ्रेश वाटर है पीने के लिए, वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली रिवर वैलीज के जो रीजन्स हैं वहीं पर वाटर अवेलेबल भी होता है इजीली और फ्रेश वाटर भी होता है।
जैसे डेजर्ट रीजन है, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। अब एक और फैक्टर्स की बात करते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स हमने पढ़ा था, मिनरल्स भी एक नेचुरल रिसोर्स है। जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे लोग आके बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से मिनरल्स को खान से निकालते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो हालांकि बाकी जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उससे ये मिनरल्स वाला जो फैक्टर है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जहाँ पे अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है बाकी रीजन से। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है, तो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर लोग आके रहते हैं। जैसे ग्रामीण एरिया में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है शहरी एरिया में, क्योंकि शहर में एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। कल्चरल, कुछ कल्चरल प्लेसेस हैं, जैसे वाराणसी है हमारा शहर, बनारस, जेरूसलम है। जेरूसलम मुस्लिम्स के लिए भी एक पवित्र शहर है, यहूदियों के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी। ठीक है। वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए बहुत पायस माना जाता है, वेटिकन सिटी। तो इन कल्चरल सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इकोनॉमिक रीजन्स भी होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है, जैसे कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर है, ये डेवलप्ड है जिन जगहों पे, वहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारा मुंबई है, मुंबई में लोगों को रोज़गार मिलता है। कानपुर इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ओसाका है जापान में, वहाँ पर भी इकोनॉमिक रीजन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है। एक बात करते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। एक आम आदमी कितने साल जिएगा, इसकी संभावनाएं कितनी, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी बढ़ रही है। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि हमने पहले कहा था कि पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है। रीजंस क्या हैं? जैसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो डेथ रेट भी ज़्यादा था। अब मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हो गई तो डेथ रेट कम हो गया। लेकिन बर्थ रेट भी चेंज हो सकता है, पहले बर्थ रेट ज़्यादा था, आज के डेट में बर्थ रेट कम है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन घटती बढ़ती रह सकती है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। अगर हम इस फिगर में देखें 6.3 फिगर में, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कभी स्टेबल नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ती रही है। देखिए कर्व, देखिए इस तरह से एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है। This is actually due to the change in the number of births and deaths. For an extremely long period of human history, until the 1800, the world's population grew steadily but slowly. 18वीं शताब्दी से पहले तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ तो रही थी बट धीरे से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी एडवांस नहीं थी और इसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। बच्चे पैदा भी ज़्यादा होते थे, डेथ रेट भी ज़्यादा थी और बर्थ रेट भी ज़्यादा थी। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी। सफिशियंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल, सफिशियंट फूड भी अवेलेबल नहीं था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। जो हमारी पूरी जनसंख्या थी, उनकी फूड रिक्वायरमेंट को फार्मर्स फुलफिल नहीं कर पाते थे। ठीक है। इसके रिजल्ट ये था कि टोटल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो था। लेकिन 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 150 years later, after around 150 years, in 1959, the world population reached 3 billion.
अब देखिए 1804 में पॉपुलेशन हमारी थी 1 बिलियन, लेकिन 150 साल में 2 मिलियन और ऐड हो गई, मीन्स पॉपुलेशन 3 गुना हो गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया। इन 1999, 40 ईयर्स लेटर, 1959 के 40 साल के बाद, द पॉपुलेशन डबल्ड टू 6 बिलियन। अगर हमने देखा यहाँ पे 150 साल में पॉपुलेशन बढ़ के 3 गुनी हुई, लेकिन अब क्या हुआ, केवल 40 साल में पॉपुलेशन डबल हो गई। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ was that with better food supplies and medicines, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high। देखो बर्थ रेट तो जो एज इट इज रहेगी पहले थी वैसे ही बर्थ रेट थी, फर्टिलिटी रेट तो वही थी, लेकिन डेथ रेट कम हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड सप्लाई सफिशिएंट हो गई और मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई। इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट एज इट इज थी, तो पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली राइज किया। Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1000 people। 1000 लोगों पे जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। Deaths are usually measured using the death rate, that is the number of deaths per 1000 people। Migration is the movement of people in and out of an area। किसी जगह पे आना या किसी जगह से लोगों का जाना, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। अगर किसी जगह पे लोग आ रहे हैं तो उसको इन माइग्रेशन, और जा रहे हैं तो आउट माइग्रेशन। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, डेथ और बर्थ की वजह से ही पॉपुलेशन राइज करती है या घटती है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दैट इज नेचुरल ग्रोथ रेट। माइंड इट इज नॉट ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हम माइग्रेशन को इंक्लूड करते हैं। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन घट बढ़ रही है, उसके पीछे माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इन माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ पे बाहर से जाके लोग रह रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ गई है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और नेचुरल ग्रोथ रेट क्यों बढ़ी है, क्योंकि डेथ रेट कम हुई है। ठीक है, अगर हमारी बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन अगर हमारी डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा हो रहा है आज की डेट में, वहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है और डेथ रेट तो जो नेचुरल डेथ है उससे वही रहे, तो पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो रही है। देखो माइग्रेशन के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री एंड इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री। अब कैसे इसको याद रखेंगे, ई से एग्जिट, जो देश छोड़ के जाते हैं वो एमिग्रेंट्स, आई से इन, जो देश में आते हैं वो इमिग्रेंट्स। Countries like the United States of America and Australia have gained in number by in-migration और immigration। अब जैसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, इनमें पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अब जैसे सूडान है, सूडान में मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है लाइफ के लिए, और जैसे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे आउट माइग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो रही है। उसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत अच्छा खासा है, इसलिए पॉपुलेशन ओवरऑल कम नहीं हो रही है, बट लोग छोड़ के जा रहे हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हैं डेवलप्ड नेशंस में, इसलिए डेवलपिंग नेशन से छोड़ के लोग डेवलप्ड नेशन की तरफ जाते हैं। विद इन कंट्रीज large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment
एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अगर हम अपने भारत में भी बात करें तो रूरल एरिया से छोड़ के लोग महानगरों की तरफ पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। देखिए हमारे गांव देहात में अभी भी आज की डेट में भी हॉस्पिटल्स या एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए पढ़ाई के लिए बहुत से बच्चे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई और ये हमारा बेंगलोर या पुणे, और फाइनली वहाँ सेटल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस की। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है हर स्टेट में, हर शहर में और हर देश में अलग अलग है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। सभी कंट्रीज में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की। Some countries like Kenya have high population growth rates. Okay, they had both high birth rate and death rate. Now with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rates. मेडिकल फैसिलिटीज आने की वजह से डेथ रेट तो हमारी कम हुई है, लेकिन बर्थ रेट अभी हाई है। कुछ कंट्री है जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, population growth is slowing because of both low death rate and low birth rates. यहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो रही है। और यही हाल अदर यूरोपियन नेशंस का भी है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, How crowded a country is has little to do with its level of economic development. इसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी देश कितना भी क्राउडेड है, मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं बांग्लादेश का और जापान का। जापान में भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जापान इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है और बांग्लादेश अभी डेवलपिंग नेशन है। तो ये क्या वजह है, किस वजह से ऐसा है? टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। उनके एजुकेशन लेवल कैसा है, ठीक है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, इस पे डिपेंड करता है किसी भी देश का डेवलपमेंट। ठीक है, people vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. Population का structure कैसा है? The composition of a population help us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are and what type of occupation they are employed in, what their income level and health condition. अब पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें पता चलता है कि मेल फीमेल्स कितने हैं, एज ग्रुप कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है लोगों में, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और इनकम कैसी है। ये सब हमें पता चलता है अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also known as age sex pyramid. ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड इस तरह का कुछ पिरामिड है, उसमें हमने डिफरेंट लेवल्स में एज ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है उसको, जैसे 5 to 9 ईयर्स का है, 10 to 14 ईयर्स का है। जैसे यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे, वो भी डिपेंडेंट हैं। जैसे 60 प्लस के जो लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो भी डिपेंडेंट हैं। ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये डिफरेंट एज लेवल के हिसाब से पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 अप टू 85 एंड प्लस, ठीक है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। और दूसरा, यहाँ से हम मेल फीमेल भी पता कर सकते हैं। जैसे ये पोर्शन अगर फीमेल को डिनोट कर रहा है तो अराउंड 50% मेल है, अराउंड 50% फीमेल्स है, बट वेरी कर सकता है ये, ठीक है। जैसे
सेक्स रेशियो हमारे यहाँ पे कम है तो फीमेल्स कम है, मेल ज़्यादा है। The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. ठीक है, जीरो यहाँ से 0 to 15 मतलब 15 एंड बिलो, तो ये यहाँ पे डेथ बर्थ रेट शो करेगा। ठीक है, द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल 65 एंड प्लस, ये ऊपर 65 एंड प्लस को रिफ्लेक्ट करेगा। 65 प्लस मीन्स जो 65 एज्ड पीपल है, तो यहाँ पे डेथ रेट के को इंडिकेट करेगा हमारी डेथ रेट कैसी है, और जो यहाँ पे शो करेगा ये वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, और दूसरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को बताएगा, क्योंकि 15 से नीचे वाले लोग हैं वो भी डिपेंडेंट हैं और 60 प्लस हैं या कई जगह 65 प्लस है तो वो भी मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और जो इसके बीच की जो पॉपुलेशन है ये हमारी वर्केबल पॉपुलेशन है, जो काम करती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। बर्थ रेट हाई है तो ब्रॉड होगा बॉटम में, ये बात करते हैं, जैसे इस कीनिया की बात करते हैं, बर्थ रेट हाई है तो उसका बेस ब्रॉड होगा। डेथ रेट भी हाई है तो ऊपर जो टॉप है इसका पीक है वो नैरो होगा। लार्ज अगर लार्ज बर्थ रेट है तो बेस ब्रॉड होगा, लार्ज डेथ रेट है तो टॉप कम होगा, छोटा होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रंस आर बोर्न ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। और जो इसका बीच का जो पोर्शन है वो भी कम होगा। ठीक है, ब्रॉड नहीं होगा ज़्यादा। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया। कीनिया के लिए जो पिरामिड है वहाँ पे ये कंडीशन फिट बैठती है, हाई डेथ रेट, हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स अमंग्स द वेरी स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर डेथ रेट कम हो रही है जैसे इंडिया में, तो ये पिरामिड इन बिटवीन ब्रॉड होगा, बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड। बर्थ रेट तो ठीक है जो भी है, लेकिन डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडल्टहुड में जाएंगे, तो जो ये वाला पोर्शन है, एडल्ट वाला जो पोर्शन है वो ब्रॉड होगा। ठीक है, this can be seen in the pyramid for India. Such population contain a relatively large number of young people. Young people ज़्यादा होंगे यहाँ पे, and which means a strong and expanding labor force. जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हम बोलते हैं कि एवरेज एज अराउंड 29 है और एम्प्लॉयबल है सारे, मतलब एम्प्लॉयबल तो नहीं है बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. अगर बर्थ रेट कम होगा तो ये इसका जो बेस है वो नैरो होगा। ठीक है, डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। ऊपर का जो कर्व था हमारा, टॉप का जो कर्व था वो भी ब्रॉड होगा क्योंकि डेथ रेट भी कम है और ये एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में सपोज मान लो ये हमने यहाँ पे लिया था 75 प्लस, लोग कम हो गए थे 75 प्लस में, लेकिन अगर जापान में बात करते हैं तो 85 एंड प्लस भी हैं बहुत से लोग, तो यहाँ पर भी ब्रॉड होगा, तो उसका टॉप भी कंपेरेटिवली ब्रॉड होगा और जो उसका जो बॉटम होगा वो कंपेरेटिवली नैरो होगा। ठीक है, डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। और जो हमारा ओल्ड एज का ज़्यादा हुआ, जो हमारी यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन थी जैसे इंडिया में, ये वाली जो पिरामिड का ये पोर्शन है ये कंपेरेटिवली कम ब्रॉड होगा, क्योंकि नीचे से अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ रेट तो नहीं है ज़्यादा, तो इस एज में भी लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, और इस एज के जो ऊपर चले जाते हैं मीन्स जो डिपेंडेंट एज में चले जाएंगे, 65 प्लस में जाएंगे, वो लोग भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे जो यंग पीपल का जो नंबर है वो कम होगा।
एज्ड का नंबर ज़्यादा होगा। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ द एनी नेशन। किसी भी नेशन का फ्यूचर कौन है? जो यंग पीपल, वो स्किल्ड है, स्पिरिटेड है, होपफुल है, इंथुजियाज्म है उनमें, वही किसी देश के लिए एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस है। तो वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। हमने जो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ब्रॉड है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी, प्रोडक्टिव एज में यंग पीपल ज़्यादा है, तो हम बहुत फॉर्चुनेटेड हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्सेस तभी साबित होंगे जब ये पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, इनमें स्किल्स हो और हेल्थ अच्छी हो, तभी ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो पाएगी कि हम एक एबल और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। इसके साथ ही आज का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।